वेलकम टू नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग। आज है 20 जनवरी और 20 जनवरी से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम करंट अफेयर के साथ साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। और आज की जॉब अपडेट के अंदर है YMCA UST के अंदर स्टोर कीपर, जूनियर स्टेनो, क्लर्क और अदर पोस्टें हैं। क्वालिफिकेशन इसके अंदर अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग है और लास्ट डेट इसकी 18 फरवरी है। ये जो डिपार्टमेंट है ये हरियाणा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर ये पोस्टें हैं। इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उसे अब 2021 से हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है हमारे संस्कृति मंत्रालय ने। संस्कृति मंत्रालय ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसने ये डिसीजन लिया है कि अब हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में उनकी जो देश के प्रति जो भावना, देश के प्रति निस्वार्थ सेवा, उसके सम्मान और अभिवादन के रूप में मनाया जाएगा। ओके, इस साल 2021 के अंदर 23 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता के अंदर जो विक्टोरियल मेमोरियल है वहां भाग लेने पहुंचेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। ये दिन विश्व के इतिहास के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब उनका जन्म हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, उनके पिताजी एक प्रसिद्ध वकील थे जानकीनाथ और माता प्रभावती देवी। ठीक है, उन्होंने उस टाइम IAS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन बाद में उससे क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और उनके पिता ने उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा था कि जब तुमने देश सेवा का व्रत ले ही लिया है तो कभी इस पद से विचलित मत होना। ठीक है, इसके बाद उन्होंने IAS से इस्तीफा देने के बाद दिसंबर 1927 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बने। उसके बाद 1938 में उन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया, लेकिन उनका अलगाव कांग्रेस से थोड़ा अलग हुआ धीरे धीरे और 16 मार्च 1939 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और फाइनली शुरुआत होती है, उन्होंने युवाओं को इकट्ठा किया और 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के अंदर भारतीय स्वाधीनता सम्मेलन के अंदर उन्होंने युवाओं को संगठित किया। और अगले दिन 5 जुलाई 1943 को क्या किया, आजाद हिंद फौज की विधिवत रूप से उसका गठन किया। और 23 अक्टूबर 1943 को एशिया के विभिन्न देशों के अंदर जो भारतीय उन्हें सम्मेलन कर अस्थायी स्वतंत्र भारत की आजादी के रूप में संकल्प लिया। और फाइनली 12 सितंबर 1944, ये दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये रंगून के जुबली हॉल के अंदर शहीद यतेंद्र दास की स्मृति दिवस पर नेताजी ने एक काफ़ी अच्छा मार्मिक भाषण देते हुए कहा था, अब हमारी आज़ादी निश्चित है, परंतु आज़ादी बलिदान मांगती है। आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। ये डायलॉग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने उस टाइम कहा था 12 सितंबर 1944 को रंगून के जुबली हॉल के अंदर शहीद यतेंद्र दास की स्मृति में जो वहाँ सभा हुई थी, वहाँ उन्होंने ये डायलॉग बोला था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और ये हमारे देश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर इस डायलॉग को जाना जाता है। और ये डायलॉग इतना मोटिवेटेड था कि देश के नौजवान प्राण फूंकने वाला, मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो चुके थे इस वाक्य से। और फाइनली 16 अगस्त 1945 को टोक्यो के लिए जब ये निकले थे तो ताइहोकू हवाई अड्डे पर नेताजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था उस टाइम नेताजी का, तो वहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी।
ओके, ये था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कीमती सजेशन जरूर दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित सेमरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? सेमरू ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट हुआ है, ये किस देश के अंदर हुआ है? ये हुआ है इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया का सेमरू ज्वालामुखी है, इसके अंदर विस्फोट हुआ है। वहां ऑलरेडी दो पहले से ज्वालामुखी है, मेरापी ज्वालामुखी और सिनाबंग ज्वालामुखी, जिसके अंदर कुछ समय पहले क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था। बात करें ये सेमरू ज्वालामुखी के बारे में है, इसके अंदर भी पहले दिसंबर 2019 के अंदर विस्फोट हुआ था और इंडोनेशिया में विश्व के सक्रिय ज्वालामुखियों की सर्वाधिक संख्या है और यहाँ टाइम टू टाइम क्या होते रहते हैं? विस्फोट होते रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात करें तो ये जो आप मैप के अंदर जो ये रेड रेड डॉट देख रहे हो, ये वो स्थान है जो सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित देश है। ये क्या होता है? भूकंप कब आता है या ज्वालामुखी कब फटता है? जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो जो बीच के अंदर जो लावा होता है वो बाहर निकल कर आ जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये पूरे का पूरा ये क्या है? रिंग ऑफ फायर है। यहाँ क्या है कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये कोसो प्लेट है और ये आपस में जब टकराती हैं तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है जापान। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भूकंप आते हैं जापान के अंदर, और भूकंप सक्रिय भूकंप सबसे ज्यादा इंडोनेशिया के अंदर है, क्योंकि इंडोनेशिया यहाँ स्थित है रिंग ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर। अब इंडोनेशिया है तो ये है मैप के अंदर इंडोनेशिया, पैसिफिक ओशियन के अंदर स्थित है। इंडोनेशिया इधर इंडियन ओशियन है, इधर पैसिफिक ओशियन है। इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है जकार्ता, प्रेसिडेंट है जोको विडोडो और इसकी करेंसी है इंडोनेशियन रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस पुलिस बल को एक मोटर बाइक आधारित रक्षिता एम्बुलेंस प्रदान की है? डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने सीआरपीएफ को, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को एक एम्बुलेंस प्रदान की है रक्षिता, जो कि मोटर बाइक मोटरसाइकिल आधारित है। इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर और दूर दराज इलाकों के अंदर और जहां मुश्किल रास्ते है वहां मेडिकल सुविधा पहुंचाने के लिए डीआरडीओ ने ये रक्षिता नाम की मोटर बाइक आधारित एम्बुलेंस सेवा किसे प्रदान की है? सीआरपीएफ को, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को। अब बात पुलिस फोर्स की हो रही है तो हमारे देश के अंदर दो तरह की डिफेंस फोर्सेस हैं। एक आती हैं जो रक्षा मंत्रालय के अधीन, एक आती हैं जो हमारे गृह मंत्रालय के अधीन। रक्षा मंत्रालय के अधीन तो आती है जैसे हमारी इंडियन आर्मी होगी, इंडियन नेवी होगी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्टल गार्ड। उसके अलावा होम मिनिस्ट्री के अधीन आती हैं 7 पुलिस फोर्सेस हैं, जैसे असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, सीआरपीएफ। ठीक है, ये सातों की सातों किसके अधीन आती हैं? होम मिनिस्ट्री के अधीन। और हमारे देश की सबसे पुरानी पुलिस फोर्स कौन सी है? आसाम राइफल, 1835 के अंदर उसकी स्थापना हुई थी। सीआरपीएफ को ये रक्षिता जो एम्बुलेंस सेवा है ये प्रदान की गई है डीआरडीओ के द्वारा। ओके, डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर और इसके प्रमुख हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ओके, नेक्स्ट है, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया जाएगा? ये लॉन्च किया जाएगा कहां? केरल के अंदर। केरल के अंदर लॉन्च किया जाएगा। ये क्या है कि इस संग्रहालय के अंदर, इस म्यूजियम के अंदर जो श्रम आंदोलन हुए, विश्व श्रम आंदोलन, जितने भी श्रमिकों के द्वारा जो आंदोलन हुए हैं उनका संग्रहालय, उनकी पुस्तकें, उनके रिलेटेड चित्र, दस्तावेज, वो सब वहां लगाए जाएंगे। इसके अंदर विशेष रूप से भारत के श्रम आंदोलन के और केरल के और विश्व के कुछ इंपॉर्टेंट श्रम आंदोलनों की दस्तावेज यहाँ लगाए जाएंगे। तकरीबन 9.95 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी और ये 97% लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसका जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। अब केरल के अंदर होगा तो ये है मैप के अंदर केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन। ओके, केरल के अंदर ही कालीकट तट पर पहला पुर्तगाली यात्री 1498 के अंदर वास्को डी गामा भारत आया था। नेक्स्ट है, हाल ही में
यूनाइटेड किंगडम ने भारतीय प्रधानमंत्री को जून 2021 में आयोजित होने वाले कौन से G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? यूनाइटेड किंगडम ने आमंत्रित किया है कौन से 47वें शिखर सम्मेलन के लिए। बात करें G7 शिखर सम्मेलन की, G7 की बात करें तो ये 7 देशों का समूह है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, इन 7 देशों का समूह है G7। इसका सम्मेलन होगा जून 2021 में, उसमें भारत को अतिथि के रूप में बुलाया गया यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया गया है। ओके, ब्रिटेन, भारत और G7 की बात करें तो ब्रिटेन ही ऐसा वो देश है जो स्थायी सदस्यों में से जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर हमारे स्थायी सीट के लिए हमारा समर्थन करता है ब्रिटेन। ओके, अब बात करें G7 की तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 के अंदर और ये बीच में G8 बन गया था। इसके अंदर रूस को शामिल किया गया था 1997 के अंदर और उसके बाद रूस को निकाल दिया, निष्कासित कर दिया गया था इस ग्रुप से 2014 के अंदर। क्रीमिया विवाद के बाद ये पुनः फिर क्या कहलाने लगा? G7। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने इस संधि से वापसी की घोषणा की है? ये जो ओपन स्काई संधि है इसके अंदर से पहले अमेरिका ने अलग होने की घोषणा कर दी थी। अब अमेरिका के बाद रूस ने भी इससे अलग होने की घोषणा कर दी है। ओपन स्काई संधि क्या थी? इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर लगभग 38 देश हैं जो क्या कर सकते हैं कि एक दूसरे देश के अंदर बिना किसी हथियार के विमान के साथ निगरानी रख सकते थे एक दूसरे देश के ऊपर। तो इससे पहले अमेरिका बाहर हुआ, अब इससे रूस भी बाहर होने की घोषणा कर चुका है। ओके, ये है मैप के अंदर रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। ओके, ये एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने शासन में पारदर्शिता श्रेणी के तहत स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार जीता है? ये किस मंत्रालय ने जीता है स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार? ये जीता है पंचायती राज मंत्रालय ने। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने शासन में पारदर्शिता श्रेणी के तहत स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार जीता है। अब बात करें पंचायती राज की तो पंचायती राज के मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वही ऑलरेडी क्या है कृषि मंत्री भी है। वित्त मंत्री की बात करें तो निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री की बात करें तो पीयूष गोयल। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, वही WHO के 148वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं। ये कब से कब तक चलेगा? ये 18 से 26 जनवरी 2021 में आयोजित किया जाएगा 148वां सत्र। बात करें WHO की तो WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर और WHO के महानिदेशक है टेड्रोस अधानोम। और WHO ने वर्ष 2021 को ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड सर्वाइवल का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को हिंदी साहित्य गिल्ड कनाडा द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को हिंदी साहित्य गिल्ड कनाडा के द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? ये किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को। ओके, रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया गया है कनाडा के हिंदी साहित्य गिल्ड के द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रमुख के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? विश्ववीर आहूजा, इन्हें पुनः RBL बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये पहले भी RBL बैंक के प्रमुख थे, अब फिर से इन्हें विश्ववीर आहूजा को RBL बैंक का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। बात करें RBL बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 1943 के अंदर भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के अंतर्गत और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर और इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक, RBL बैंक। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में खेलो इंडिया जोस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ हुआ है? ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? ये हुआ है लद्दाख के अंदर। लद्दाख के अंदर 18 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ है। इससे क्या है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और बात करें लद्दाख की तो लद्दाख के
लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कीमती सजेशन जरूर दें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।